जी, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर आपकी तरफ से अपने दावे हैं, जिस तरह के दावे हैं, लेकिन अब उस पर कई लोगों से हमारी बातचीत हुई पंकज जी, जो 400 का आंकड़ा एक तरह से दिया गया है, वो साइकोलॉजिकल कहा जा सकता है, लेकिन वो ये भी कहा जा रहा है कि अब वो उल्टा प्रभाव कर रहा है। खुद बीजेपी के लोग जो है इतने कॉन्फिडेंट पब्लिकली नहीं दिख रहे हैं कि वो बिल्कुल। इस आंकड़े को छू सकते हैं। हमारे साथ फैजल खान साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। फैजल खान साहब बीआरएस के लीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है फैजल साहब आपका। शुक्रिया। जी, आपके पास हम आना चाहेंगे क्योंकि बीआरएस ने तेलंगाना में आज 17 की 17 सीटों पर मतदान है, और पिछली बार की अगर बात करें टीआरएस उस वक्त आप लोग थे और 9 सीटों पर आपने जाहिर तौर पर वहां पर सफलता हासिल की थी। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर 2 बार सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस के हाथों आपको सत्ता गंवानी पड़ी, और बीआरएस ने एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी कोशिश की कि वो अपनी प्रेजेंस जो है वो फील करवाएं, लेकिन अभी भी एक तरह से राज्य के अंदर ही आपकी लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस का इस बार जिस तरह का आत्मविश्वास है, जिस तरह का मैंडेट विधानसभा चुनाव के अंदर उन्हें मिला है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार एक तरह से बड़ी पार्टी बनकर वहां पर उभरेगी। बीजेपी का भी अपना दावा है कि फायदा उसे भी होगा, लेकिन बीआरएस को जाहिर तौर पर अपनी जमीन बचाने की वहां पर लड़ाई है। किस तरह की स्थितियां आप वहां पर देख रहे हैं बीआरएस के लिए? यहाँ पर जो चुनावी माहौल है तेलंगाना में, मैं यही कहना चाहूँगा कि अ, जो लोकसभा की जो 17 सीटें हैं तेलंगाना में, मैं आपको दावे के साथ यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक जान चुकी है तेलंगाना स्टेट की, कि पब्लिक में कहीं न कहीं रिग्रेशंस है कि भाई जो पिछले जो चुनाव में जो कांग्रेस को लेकर आए, और कांग्रेस का जो 100 दिन में जो गारंटी पूरी करने के जो वादा किया गया था कांग्रेस के थ्रू, कि हम्म। हम जब आएंगे तो हम 100 डेज हम जो सो 6 गारंटीज पूरे कर देंगे, और जो है सो अब तक कुछ भी नहीं हुआ। 150 दिन के ऊपर हो गया तेलंगाना स्टेट में। और पिछली बार आप देखेंगे जब असेंबली के चुनाव जब हमारे स्टेट में जब चल रहे थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने हम ही यही बीआरएस है जो 5 बड़े नेता हैं जो बीजेपी के हैं, जैसा कि रघुवंदन राव की बात करूंगा मैं, और जो है सो अपने करीमनगर से बंटी संजय की बात करूंगा, इटला राजेंद्र की जी बात करूंगा, और जो दूसरे जो सो अरविंद की बात करूंगा, अरविंद जी की जो बात करूंगा मैं निजामाबाद से। हमने ऐसे 5 बड़े नेताओं को बीजेपी को हम वहां पर हमारे स्टेट में हराया है, और कांग्रेस ने ये 5 बड़े नेताओं के खिलाफ डमी कैंडिडेट फाइल किए थे। वैसे ही जीएचएमसी इलेक्शन में भी हमको देखने को मिलेगा कि स्टेट में वहां पर क्या है, कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट्स को फाइल किए, जहां पर बीजेपी को 48 जो सो कॉर्पोरेशन सीट्स उन लोगों को मिले। सेकंड चीज ये है कि जो कांग्रेस की यहाँ पर जो रणनीतियां हैं जी, जो पूरे जो झूठे वायदे हैं, यहाँ पर आके जो वायदे करते हैं कि मैं हम आते सो आना, हम ये चीज कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी नहीं करे अभी तक। बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ एक ठीक या है। 2 या 3 अपने गारंटी को पूरा राइट। कर पाए, ये की आवाम जानती है। राइट और फैजल। सेकंड चीज, ये लोकसभा इलेक्शन में मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि ये लोकसभा इलेक्शन में 8 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट फाइल किए। और रही बात एनडीए की सरकार की, मैं बात करना चाहूंगा। जब से मैं हमारे साथी को सुन रहा था जो बीजेपी के नेता है, वो बहुत अच्छे जो है अपने हमको जो है वो चीज इन्फॉर्मेशन दे रहे थे जी कि भाई ऐसा है ऐसा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मेरे को इन्फॉर्मेशन दिख रही थी वो, कि भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप 10 साल में केंद्र में आप जो है अपने समझिए आप पावर में है, तो हमारे तेलंगाना को आप ये बताइए कि भाई एक नेशनल स्टेटस जो इरिगेशन हमारे जितने इतने प्रोजेक्ट्स है, उसको नेशनल स्टेटस से देने से क्यों पीछे रह गई सरकार? आप ये बताइए कि जो 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया गया था, कहाँ है भाई? आप ये बताइए कि जो हमारे स्टेट के रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपको कि भाई हुआ क्या था कि जो भैयाराम स्टील फैक्ट्री के ऊपर जो सेंट्रल ने अपने जो सब बैन लगाई थी, कई लोग Hmm. बेरोजगार हुए थे साहब, कई लोग बेरोजगार हुए थे। आप बताइए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जो Faisal, नरेंद्र जी your point is well taken. Your points are well taken, and I see that the theory of attack is the best defense is often हमारे employed by political parties. Please, I wanted to know from you also that a couple of untoward incidents, I would say, or unfavorable incidents for the BRS has happened in the last 4 to 5 months, and one of them is the arrest of K. Kavita in the Delhi liquor policy scam. How do you see that? Because in the same breath, Arvind Kejriwal too was put behind bars, and the way he has come back, the way he is firing his guns at the BJP, saying that he was arrested illegally, saying that the BJP is going to
change the constitution. How do you see the arrest of K. Kavita after a loss in the state and into the run-up of the Lok Sabha elections? Well, it seems there is some audio issue, but nonetheless, Yogesh, the factor remains that the BRS obviously vanquished by the people and the electorate in the assembly elections. So once again, trying to, as the name suggests, Bharatiya Rashtra Samiti on a national scale, trying to contest the elections here. जी जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे अपने मेहमानों का। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम प्रसाद मेका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फैजल खान साहब आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर तमाम जो नेता हैं वो दावे अपने अपने कर रहे हैं, लेकिन 4 जून को किस तरह के नतीजे रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। जो राज्य स्तर पर यहाँ पर पंकज अगर हम बात करें तो जो हमने तेलंगाना की बात की तो कांग्रेस को वहाँ पर ये फ़ायदा हो सकता है कि वो विधानसभा के अंदर चुनाव जीती है तो उसका फ़ायदा उसे मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर तौर पर बीजेपी जिस तरह से बात कर रही है या टीआरएस जिस तरह से बात कर रही है कि जो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव के अंदर वो वादे जो है वो पूरे नहीं किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, तो क्या उसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल के जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के चुनाव उस पर भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वही बात जहां पर ऑपोजिशन की सरकारें हैं वहां पर बैंक किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा या एनडीए के द्वारा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो बेहतर प्रगति जो है उन राज्यों के अंदर होगी। और जहां पर डबल इंजन की सरकार सो कॉल्ड हम कहें कि ऑलरेडी है, वहां पर जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, जो एनडीए के अलावा जो अपोजिशन की इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं या दूसरी पार्टीज है, वो वहां की राज्य सरकार और केंद्र की सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इसके ऊपर बैंक कर रहे हैं। और उसके जरिए ये कोशिश हो रही है कि क्या इन लोकसभा चुनाव के अंदर उन पार्टियों को फायदा हो। लेकिन यहाँ मुद्दों की भी अगर हम बात करें तो उन मुद्दों को लेकर पहले फेज से लेकर जिस तरह के मुद्दे बदलते रहे हैं अभी तक पंकज, वो देखने वाली बात होगी कि प्रगति और विकास के मुद्दों से लेकर बातें जहां पर इमोशनल मुद्दों तक आ गई। और कल ही अमित शाह ने अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को एक तरह से चुनाव के अंदर एंट्री दिलवा दी है। उन्होंने कल अपनी भाषण में कहा कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस ले लेंगे। तो जाहिर तौर पर अब क्या और चीज़ें आने वाली हैं, क्या विकास के मुद्दों से हटकर प्रगति के मुद्दों से हटकर क्या यही भावनात्मक मुद्दे और अब अगले फेजेस के अंदर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद केवल 3 चरण जो है वो बाकी रह गए हैं चुनाव के अंदर। तो आधे से ज़्यादा सीटें जो है वो जिन पर मतदान जो है वो हो चुका होगा, बाकी बची सीटों को एक तरह से अपने पाले में लाने के लिए किस तरह के मुद्दे होंगे वो देखने वाली बात होगी। Right, absolutely. Thank you so much, gentlemen. Abhishek Jagini, BJP leader, Shyam Prasad Mega, Congress leader, and Faisal Khan, BRS leader and BRS SV, Hyderabad City President, for joining us this morning. We hope to see you more, and also we would be bringing in the latest from the 4th phase of elections as it continues in several parts of the country. Subscribe to One